to our MVN Pharmacy Department YouTube channel. Students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक बेसिकली 12th जिसने अभी पास की है फार्मेसी में, वो एडमिशन लेना चाह रहा है कि स्कोप क्या है, डायरेक्शंस क्या है, फार्मेसी के बाद हम कहाँ पे जाएं, फार्मेसी में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैटर क्या करता है वो सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जब हम 12th कर लेते हैं, 12th के बाद हमने एडमिशन ले लिया या फिर एडमिशन से पहले हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं, हम एक चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं कि हमारा आगे क्या होगा। तो हमें एक ऐसे कोर्स का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो। अगर मैं बात करता हूँ फार्मेसी के बारे में हर कोई जानता है क्या कि फार्मेसी के अंदर इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है इस कोर्स के अंदर कि इंसान, अगर अब मैं बात करता हूँ मेडिसिन की, इन दिनों आपने देखा होगा कि कोरोना नामक जो महामारी थी उसने पूरे ब्रह्मांड पे पूरा उथल पुथल मचा दी, जिससे कि बहुत सारे लोग उसकी चपेट में भी आए। और सारे लोग किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? उसकी वैक्सीन की वेट कर रहे हैं, और वैक्सीन अब आ भी चुकी है, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, ड्राई रन जो सारी जगह चलाए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि शायद अगर हम इस अर्थ प्लैनेट पे हैं तो अर्थ प्लैनेट पे बीमारियां हर साल आएंगी, नए नए वायरस आएंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों की, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट आप लोगों की, कि आप लोग अच्छे तरीके से दवाइयों के साथ दवाइयों के बारे में पढ़ें और नए नए ड्रग मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करें। स्टूडेंट्स, माइंड में एक और मिथ है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग फार्मेसी का मतलब सिर्फ एक ही चीज समझते हैं कि फार्मेसी का मतलब है सिर्फ मेडिकल स्टोर ओपन करना। लेकिन स्टूडेंट्स, आप खुद सोचिए कि फार्मेसी में जो दवाइयां हैं वो दवाइयां एक्चुअल में बना कौन रहा है, उसकी R&D कौन कर रहा है, उसकी फॉर्मुलेशन कौन बना रहा है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कौन कर रहा है, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, उसके बारे में जो क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं उसके बारे में कौन कर रहा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। ये किस वजह से हो रहा है? हम लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं है इस प्रोफेशन को लेके। आज मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो एज अ फार्मासिस्ट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों तक मैं पूरी की पूरी चीज पहुंचाने की कोशिश करूं, ताकि आप लोग जो 12th के बाद स्टूडेंट फार्मेसी में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छे तरीके से माइंड मेकअप कर लें कि हम इन डायरेक्शंस के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर फार्मेसी में स्टार्ट करूंगा तो फार्मेसी में देखिए, अल्टीमेटली पहले फार्मेसी है क्या, फार्मेसी के बारे में आप लोगों को बताता हूं। फार्मेसी एक हेल्थ साइंस की ब्रांच है जो कि केमिकल साइंस से रिलेट करती है। केमिकल मतलब मेडिसिन, जो दवाइयां होती हैं, हेल्थ मतलब जो बॉडी के साथ, बॉडी के अंदर जाने वाली होती हैं उस चीज को। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ हेल्थ साइंस विच इज रिलेटेड विद द केमिकल साइंस। फादर ऑफ फार्मेसी, जो कि इंडिया के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले फार्मेसी स्टार्ट हुई 1932 में, और इसके जो फाउंडर फादर थे वो थे प्रोफेसर ML श्रॉफ। इन्होंने फार्मेसी को इंडिया के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया, जो मैं अपने हिस्ट्री वाले लेक्चर में कवर कर चुका हूं। आप लोगों को अगर हिस्ट्री पूछनी हो तो वहां पे आप देख सकते हैं, मेरा लिंक यूट्यूब पे उसका भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं फार्मेसी का स्कोप क्या है। स्टूडेंट्स, फार्मेसी के बाद अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो D Pharm, B Pharm, M Pharm और Pharm D, ये 4 कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हम देखिए, हम किसी भी कोर्स को करें, देखिए कोई भी कोर्स बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके पीक तक पहुंचेंगे तभी हम उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो बताता हूँ ड्रग इंस्पेक्टर, क्योंकि हर लोग, शायद आज के टाइम में सारे लोग ना पहले गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो व्हाइट कॉलर वाली जॉब जिसे मैं कहूंगा वो है ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब। ड्रग इंस्पेक्टर आप B Pharm करने के बाद आपको शेड्यूल C और C1 जहां पे ड्रग्स बनती हैं वहां पे आपको 18 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ड्रग इंस्पेक्टर आप सब लोग जानते हैं रेप्यूटेड जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। इंस्पेक्टर वर्ड से समझ में आ रहा है कि जहां पे कुछ ऐसा काम हो रहा हो, धांधलेबाजी हो रही हो, वहां पे छापे लगाने का काम करते हैं। नकली दवाइयां जहां बन रही हैं या फिर नकली दवाइयां जहां पे बिक रही हैं या फिर उनकी जो रूटीन टेस्टिंग है उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे जाते हैं और वहां पे चेकिंग करते हैं। सेकंड जॉब आती है फार्मासिस्ट की। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास 3 टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फार्मेसी भी है। उन फार्मेसी में फार्मासिस्ट रोल अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एंट्री कैसे पाई जाती है? आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने डिग्री की है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जैसे कि एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, तो यहाँ पे आप टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फॉलोड बाय एन इंटरव्यू और आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड जो है स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के लिए भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा और फॉलोड बाय इंटरव्यू।
गवर्नमेंट का जो पे स्केल है उसके अनुसार आपको सैलरी उसमें मिलेगी। तीसरी जॉब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे लोग जानते हैं, जैसे कि अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, ये कुछ मेजर मैंने नाम लिए हॉस्पिटल्स के। इनके अंदर भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज रहती हैं और वहां पे आपको पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये दो जो मैंने आपको बताई है, इसमें खास तौर पे जो सेकंड जो ऑप्शन है फार्मासिस्ट की जॉब, अगर मैं स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, गर्ल्स के लिए सबसे बेहतरीन जॉब है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है 10 से 2 की रहती है। आप किसी भी गवर्नमेंट उसमें डिस्पेंसरी में आप जाइए, 10 से 2 बजे तक रहता है। तो गर्ल्स को मैं, जितनी भी गर्ल्स अगर मुझे सुन पा रही हैं, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपना डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म जो भी कुछ करें, उसके बाद आप इस जॉब के लिए जरूर प्रिपेयर करें। आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छे से आप इस टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीजें सोचनी होती हैं कि हमारी जॉब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन 10 से 2 तक की जॉब करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने बात की थी कि फार्मेसी का मतलब खाली मेडिकल स्टोर नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले देखिए, मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी, हम कोई भी नया मॉलिक्यूल डिस्कवर करते हैं तो वो पार्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो आफ्टर एमफॉर्म और आफ्टर पीएचडी आप आर&डीज के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे इनिशियली आप रिसर्च असिस्टेंट लगेंगे, फिर रिसर्च एसोसिएट लगेंगे, फिर धीरे धीरे सीनियर साइंटिस्ट और ऐसी आपको पोस्ट मिलती जाती हैं। तो सबसे पहले क्या हुई? मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई। मॉलिक्यूल की डिस्कवरी किसका पार्ट है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, आर&डी का। नेक्स्ट जो पार्ट आता है एफ&डी, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। अब मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हो गई, उसको किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप कहेंगे डोसेज फॉर्म क्या होता है? सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है, सिरप बनाना है, ऑइंटमेंट बनाना है, इंजेक्शन बनाना है। ये किस में बनाना सीखेंगे हम? ये हमारा फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट के अंदर हम, ये अलग से एफ&डी का सेक्शन रहता है जिसके अंदर हम उसकी फॉर्मुलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब वहां पे एक मॉलिक्यूल डिजाइन हो चुका है, हमें उसका क्या फॉर्मूला बनाना है वो भी डिजाइन सब कुछ हो चुका है। अब प्रोडक्शन होनी है, प्रोडक्शन लाखों में होनी है, करोड़ों में होनी है, क्योंकि आप लोग आबादी जानते हैं इंडिया की कितनी है। और खाली इंडिया तक ही सीमित नहीं है हमारा व्यापार, हमारे बाहर भी जाती है मेडिसिन। अभी आप जानते होंगे कि कोरोना जो महामारी आई थी, हमारे इंडिया ने लगभग 150 कंट्रीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन सप्लाई की थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या पोटेंशियल है इंडिया की मार्केट का। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो काम कर रही हैं साथ मिलकर और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी बोला, मतलब सिर्फ नॉर्मल फार्मेसी नहीं, वर्ल्ड की फार्मेसी, क्योंकि 150 कंट्रीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन सप्लाई करना इंडिया के लिए अपने आप में एक बेहतरीन काम था। और उन्होंने काफी सारे जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज थी उनको भी इस चीज के लिए बधाई वाले संदेश दिए थे। तो आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो भी हमारे फार्मेसी कोर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि फार्मेसी के अंदर ये पोटेंशियल है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की। स्टूडेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल समझाने की आपको कोशिश करता हूं। आप लोग लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, लैब में आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई किसी चीज पे टेस्ट कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हुआ? क्यूसी वर्क हुआ। जैसे कि आपका कोई मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंटेज, सपोज करो पैरासीटामोल की मैं बात करता हूँ, आइबुप्रोफेन की बात करता हूँ, या किसी भी मैं टैबलेट की बात करता हूँ, तो उसके अंदर कितना परसेंटेज उस ड्रग का है ये हमें चेक करना है। सेकेंड, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट मतलब जो टीचर जब वो लैब के अंदर जो बैठे हैं, वो अगर आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसको जब आपने लिखा है, लिखने के बाद जब वो ओके की रिपोर्ट उस पर लिख देते हैं, अपने साइन कर देते हैं, अपने इनिशियल दे देते हैं, तभी तो जाके माना जाता है कि आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल ठीक है। आपने अगर फाइल ही चेक नहीं कराई तो इसका मतलब क्वालिटी एश्योरेंस से भी पास नहीं हुई। तो इसलिए ओके टेस्टेड आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों पे लिखा रहता है, वो ओके टेस्टेड कौन है? वो क्यूए है, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। उस पर स्टैंप लगाएगा कि मेरी तरफ से इंश्योर हो गया। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए की शिफ्ट हो गई है, क्यूसी ने क्यूए के ऊपर पास भेजी और क्यूए ने भी उसको पास कर दिया। तो इसका मतलब अब मार्केट में वो ड्रग पहुंच सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा पैकेजिंग डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी आजकल बड़े सारे स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहां पे भी काम कर रहे हैं। तो हम कहाँ का इंडस्ट्री में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है और पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को देखिए, आप 12th के बाद फार्मेसी में क्या कैरियर बना सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं, वो है। अभी इंडस्ट्रीज के अंदर और बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं और बहुत सारे स्कोप्स हैं, वो मैं अगर कवर करने जाऊंगा शायद आज का सेशन बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं बचेगा मेरे पास। मैं मेजर आपको बता रहा हूं जहां पे हमको एम्फेसिस करना है। नेक्स्ट आते हैं हम टीचिंग। देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मैंने जितनी भी चीजों की बात की है, शायद 60 का एक बैच होता है
या फिर 100 का, डिपेंड करता है आपने कितनी सीट्स ले रखी हैं, तो उसी में से ही कोई R&D में जाएगा, उसी में से कोई F&D में जाएगा, उसी में से कोई प्रोडक्शन में जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा। मतलब एक टीचिंग ही एक ऐसा पार्ट है, वो 60 की क्लास एक ऐसा पार्ट है जो सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। वो किसके थ्रू होगी? वो एक टीचिंग के थ्रू होगी। टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। और इस प्रोफेशन की बात करूँ तो हमारे पास B फॉर्म, D फॉर्म और M फॉर्म, ये 3 रहते हैं। हम इन 3 कोर्सेज को करते हैं। D फॉर्म करने के बाद आप किसी को भी टीच नहीं कर सकते, आप लैब में लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। B फॉर्म करने के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कुछ प्रोविजन है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके बाद 3 साल का उनका एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है M फॉर्म, M फॉर्म के बाद आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं और आप B फॉर्म वाले स्टूडेंट्स को और D फॉर्म वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। और आप जब मास्टर्स, आपने जब PhD भी साथ में कर ली, तो आप स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सकते हैं। आप एज अ गाइड, मतलब अपने जितने भी स्कॉलर्स होंगे उनको गाइड करेंगे, प्लस M फॉर्म वाले स्टूडेंट्स को भी आप पढ़ा सकते हैं। M फॉर्म विद हायर एक्सपीरियंस, वो भी M फॉर्म वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो M फॉर्म, B फॉर्म और PhD, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको टीचर बनना है। नेक्स्ट आता है फार्माकोविजिलेंस। मैं फार्माकोविजिलेंस की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूँगा ड्रग सेफ्टी। ड्रग सेफ्टी के बारे में यहाँ पे हम जब जॉब करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। यहाँ पे जो हमारी डेजिग्नेशन मिलती है, हमें क्या करना है? देखिए नाम से समझ में आ रहा है, फार्माकोविजिलेंस। विजिलेंस मतलब टू कीप एन आई, किसके ऊपर? साइड इफेक्ट्स के ऊपर। ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल इस डिपार्टमेंट के अंदर की जाती है। इट इज जस्ट लाइक अ KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो मैं फार्माकोविजिलेंस की जो बात कर रहा हूँ, आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस सेक्टर में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आउटसोर्सिंग हो रही है, US से हो रही है या फिर यूरोपियन कंट्रीज से हो रही है, और हमें जो पैसा मिलता है वो उस कंट्री के हिसाब से मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो अर्निंग होती है ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू, लेकिन काम भी उतना ही अच्छा हमें करके दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स। स्टूडेंट्स, रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इट इज़ अ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मेडिसिन का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारे गुड्स हैं उनका भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जब हम मेडिसिन की स्पेशली बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मजबूत करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने पड़ते हैं। हमें सपोज करो ब्राज़ील के लिए काम करना है, हमें इथोपिया के लिए काम करना है, या फिर हमें किसी दूसरी कंट्री के लिए काम करना है, तो हर कंट्री की अपनी गाइडलाइंस हैं, अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, अपनी कुछ एजेंसीज हैं। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ड्रग जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो CDSCO है। हमें क्या करना पड़ता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अलग अलग कंट्रीज में हमें पहले अप्रूवल के लिए वहाँ पे कागज भेजने पड़ते हैं। वहाँ से जब अप्रूवल मिलता है तब जाके हम काम कर पाते हैं। और ये जो जॉब है, मैं फार्माकोविजिलेंस की बात करूंगा और रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करूंगा, यहाँ पे सिटिंग जॉब है। आपको ऑफिस में बैठना है, आपको PC मिलेगा और आपके पास प्रेजेंटेशंस होंगी, वो सारी की सारी मर्ज करनी है। तो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स इस वाली जॉब के अंदर भी ट्राई कर सकती हैं और बहुत अच्छा इसके अंदर आप कमा भी सकते हैं। फिर आते हैं मेडिकल कोडिंग एंड मेडिकल समराइजिंग। तो ये भी आजकल के इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, मेडिकल कोडिंग एंड मेडिकल समराइजिंग। कोडिंग क्या है? बेसिकली जो डिसीज है, आप लोगों को मैं पुराने जमाने में लेके चलता हूँ। आई होप आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता होगा इसके बारे में। शॉर्ट हैंड, बहुत सारे लोग जो सीनियर होते थे वो अपने जो PA रखते थे, तो एक शॉर्ट हैंड का कोर्स वो जिसने कर रखा होता था वो होता था। जैसे डिक्टेशन दे रहे हैं, सपोज करो किसी बॉस ने अपने PA को बोला कि आपको मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, उसको फटाफट आप लिखिए। अब क्या है कि बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत सारा बोले जा रहे हैं, तो इतने सारा कैसे नोट करेंगे? तो वो शॉर्ट हैंड्स होते थे, मतलब कुछ कोड्स होते थे, वो कोड्स में लिखते थे। सिंपल ऐसे ही कोडिंग में क्या है, नाम से समझ में आ रहा, कोड दिया जाएगा एक पर्टिकुलर डिसीज को, तो वहाँ पे कोडिंग होती है। उस कोडिंग के माध्यम से वो सारी की सारी चीज़ें समझते हैं। और यहाँ के अंदर, इसके अंदर भी एक इसका एग्जाम भी होता है, वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सर्टिफाइड मेडिकल कोडर आप बन जाते हैं। फिर आता है हमारा मेडिकल समराइजिंग। मेडिकल समराइजिंग भी अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये कुछ हमारा डाटा होता है। डाटा को, सारा मेडिकल डाटा है, उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद हमें सारी इन्फॉर्मेशन बनानी है, और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज भी इस वाले रोल में आ चुकी हैं और अच्छे तरीके से B.Pharm वाले स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आता है क्लिनिकल ट्रायल्स या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट। आप सब लोग जानते हैं आज के टाइम में कोरोना के ऊपर बड़े ज़बरदस्त ट्रायल्स चल रहे हैं, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स नॉर्मल डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट भी अपॉइंट करते हैं और क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में रहते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं, बायो इक्विवेलेंस स्टडी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी स्टडी क्या होती है, आप जब आप आएंगे कोर्स के अंदर तब आपको डिटेल में वहाँ पर मैं जानकारी दूंगा।
नेक्स्ट आता है प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट डिपार्टमेंट। ये भी एक डिपार्टमेंट है जो कि हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको ये प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट डिपार्टमेंट भी मिलता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। स्टूडेंट्स, हमने प्रोडक्शन कर ली, हमने R&D कर ली, हमने F&D कर ली, हमने QC कर लिया, QA कर लिया, बहुत सारी मेडिसिन बना के रख ली, सेल ही नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली एक डिपार्टमेंट ऐसा भी रहना चाहिए जो कि उसको मार्केट करे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जनरली आप लोग देखते होंगे कि हमारे फार्मा के अंदर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट की एक्सेप्ट OTC। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को नए मॉलिक्यूल के बारे में, नई ड्रग के बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में, या फिर कोई ऐसी चीज खोज हुई है उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं अच्छे तरीके से। और डॉक्टर फिर जब उनको समझ में आ जाता है कि नहीं ये मेडिसिन अच्छी है, तो वो उसको प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं। बिलीव मी स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, अगर किसी को बहुत अच्छा कमाना है और उसके अंदर अगर अंदर से विल पावर स्ट्रांग है, तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा एरिया है जहां पे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी को भी हाथ नहीं लगाएंगे, इंसेंटिव से ही आपका काम पूरा होता जाएगा। इंसेंटिव ही आपको इतना मिलेगा कि आपको सैलरी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जितने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट मिलेंगे आपके बनेंगे वो अलग बात है। प्लस आप हर साल हर महीने जो मीटिंग्स होती हैं, 5 स्टार होटल्स में मीटिंग होती हैं, तो वहां पे वो जो एक्सपोजर मिलने वाला है वो एक अलग टाइप का रहता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है? जब भी आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स को जो भी बेसिकली जॉब पे लगे होते हैं उनको कंपनीज ट्रेनिंग पे भेजती है। उन ट्रेनिंग वहाँ पे है, जो ट्रेनर हैं, वो ट्रेनर कौन होते हैं? जनरली प्रोडक्ट मैनेजर जो होते हैं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग देते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। पूरा का पूरा सिखाते हैं कि आपको कैसे डॉक्टर के पास जाना है, क्या लिटरेचर होना चाहिए, उसके जितने भी मैनुअल्स होते हैं वो सारा का सारा रेडी जो करने का काम होता है वो किनका होता है? प्रोडक्ट मैनेजर का। यहाँ पे बहुत मतलब इसके अंदर कम्यूट बहुत करना पड़ता है, आपको डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैं और उनकी जो फ्रेंचाइजी हैं या फिर उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो डिफरेंट उसमें है। तो वहां पे वो जाते हैं, वहां पे जहां पे भी उनका अपॉइंटमेंट होता है और वहां पे वो ट्रेनिंग देके आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने आपको ब्रॉड एरियाज बताए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे आप जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट बताया, CDSCO में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमारा इंडियन फार्माकोपिल कमीशन ऑफिस है गाजियाबाद के अंदर, गवर्नमेंट अपना एजेंसी है वो भी अंदर, क्योंकि क्या है वहां पे मोनोग्राफ्स बनते हैं, सारी की सारी टेस्टिंग होती है। तो लेटेस्ट से लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट वहां पे प्रेजेंट है और वहां पे उनको चलाने के लिए कौन चाहिए? एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको ड्रग की नॉलेज हो। तो वहां पे भी अपॉइंटमेंट होता है, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट उनका अलग से, वहां पे भी अपॉइंटमेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। तो मेरी आप सब लोगों से सिर्फ यही वो है कि आप इस वीडियो को केयरफुली देखें और B.Pharm का जो स्कोप है वो समझने की कोशिश करें। अभी इसके अंदर मैंने 2 चीज नहीं बताई। पहली रिटेल शॉप आप ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं माइंड से वो सारी चीजें हटाना चाहता हूं कि फार्मेसी सिर्फ इसका मतलब है सिर्फ रिटेल शॉप। और इसके अलावा आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी खोल सकते हैं अगर आपके पास B.Pharm है। तो B.Pharm करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल शॉप और ये जो सारा रिटेल शॉप जो मेन है ये सिर्फ एंड का एक एरिया है। जब आप इन केस यहाँ कहीं से भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तो आप अपनी रिटेल शॉप ओपन कर लीजिए। किसने मना किया है? वो भी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, अगर मैं बात करता हूं फार्मेसी कोर्स की, इकलौता मात्र एक ऐसा कोर्स है जो शायद एंटरप्रेन्योर बना रहा है, आपको खुद का बिजनेसमैन बना रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों को स्कोप ऑफ फार्मेसी समझ में आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहां से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।